हमारा आज का टॉपिक है गुलेनबेरी सिंड्रोम, जिसको हम GBS भी कहते हैं। G फॉर गुलेन, B फॉर बेरी और S फॉर सिंड्रोम। इज़ ए रैपिड ऑनसेट मसल वीकनेस। इसमें क्या है, रैपिड ऑनसेट होता है इसका, और इसमें क्या होती है, मसल वीकनेस आ जाती है, कॉज्ड बाय द इम्यून सिस्टम डैमेजिंग द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो व्यक्ति का या पेशेंट का कहें हम इम्यून सिस्टम है, वो उसी के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अगेंस्ट में काम करने लग जाता है, और उसकी वजह से क्या हो जाती है, रैपिड ऑनसेट मसल वीकनेस। गुलेनबेरी सिंड्रोम ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस पॉलीन्यूराइटिस, इसको हम और क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस पॉलीन्यूराइटिस भी कहते हैं। इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्यों है, क्योंकि उस पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो उसी के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अगेंस्ट में काम करने लग जाता है। इन विच देयर इज़ एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। इसमें क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाता है स्पाइनल और क्रेनियल नर्व का, मैनिफेस्टेड, जो किसके द्वारा मैनिफेस्टेड होता है, बाय मोटर डिसफंक्शन। मोटर डिसफंक्शन हो जाते हैं, दैट प्रीडोमिनेट्स ओवर सेंसरी डिसफंक्शन, जो कि सेंसरी डिसफंक्शन को भी प्रीडोमिनेट कर देते हैं। टिपिकली बोथ साइड ऑफ द बॉडी आर इन्वॉल्व। दोनों तरफ की जो बॉडी होती है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं। द इनिशियल सिम्टम आर चेंजेस इन सेंसेशन और पेन। इनिशियल सिम्टम क्या होते हैं, इसके प्रारंभिक जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं सेंसेशन में चेंज होना, पेन होना, ऑफन इन द बैक अलॉन्ग विद मसल वीकनेस, बिगिनिंग इन द फीट। मीन्स जो, यदि हम बात करें ह्यूमन की, तो फीट से स्टार्ट होता है ये, एंड हैंड्स में, देन हैंड्स पे जाता है, ओपन स्प्रेडिंग टू द आर्म्स एंड अपर बॉडी, और फिर धीरे धीरे कहाँ है, आर्म पे और अपर बॉडी पे ये स्प्रेड होता जाता है, और इसमें क्या होता है, मसल वीकनेस, पेन, ये सब चीज़ें होती जाती हैं। वीकनेस एंड टिंगलिंग इन हैंड्स एंड फीट आर यूजुअली द फर्स्ट सिम्टम। फर्स्ट सिम्टम क्या होता है इसका, वीकनेस आना और टिंगलिंग होना, कहाँ पर, हैंड्स पे एंड फीट पे। नेक्स्ट आता है सिनोनिम ऑफ गुलेनबेरी सिंड्रोम। अगर हम गुलेनबेरी सिंड्रोम के और सिनोनिम जानना चाहें तो वो क्या क्या होते हैं और क्या क्या कह सकते हैं इसको, एक्यूट पॉलीन्यूराइटिस कह सकते हैं, एक्यूट इन्फ्लामेटरी न्यूरोपैथी कह सकते हैं, एक्यूट इन्फ्लामेटरी पॉलीन्यूरोपैथी कह सकते हैं, और GBS। तो इसके सिनोनिम हैं एक्यूट पॉलीन्यूराइटिस, एक्यूट इन्फ्लामेटरी न्यूरोपैथी, एक्यूट इन्फ्लामेटरी पॉलीन्यूरोपैथी एंड GBS। जैसा कि हमने पहले अभी पढ़ा है उसी को एलेबोरेट करके यहाँ पे बताते हैं कि GBS इज़ कैरेक्टराइज बाय रैपिड ऑनसेट ऑफ नंबनेस। नंबनेस आ जाती है बॉडी में, वीकनेस आ जाती है, ऑफन पैरालिसिस, पैरालिसिस हो जाता है लेग का, आर्म का, ब्रीदिंग मसल्स का एंड फेस का। ब्रीदिंग मसल भी पैरालिसिस हो जाते हैं और फेस तक ये पैरालिसिस पहुँच जाता है। पैरालिसिस असेंडिंग, असेंडिंग मीन्स फीट से लेके ये ऊपर तक जाता है, आर्म तक और हेड तक। दैट इट ट्रेवल्स अप द लिम्ब फ्रॉम फिंगर्स एंड टोज टुवर्ड द टोर्सो। लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, इसमें और क्या होता है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस हो जाते हैं, जैसे कि कौन से रिफ्लेक्स, नी जर्क आर यूजुअली फाउंड, नी जर्क पाया जाता है इसमें। नेक्स्ट आता है टाइप्स। अब गुलेनबेरी सिंड्रोम के टाइप क्या क्या होते हैं। गुलेनबेरी सिंड्रोम हैज सेवरल फॉर्म्स। द मेन टाइप आर, पहला है एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉली रेडिकुलो न्यूरोपैथी, जिसको हम AIDP भी कहते हैं। A फॉर एक्यूट, I फॉर इन्फ्लामेटरी, D फॉर डीमाइलिनेटिंग एंड P फॉर पॉली रेडिकुलो न्यूरोपैथी। इसमें जो माइलिन शीट है उसका डीमाइलेशन हो जाता है एक तरह से। द मोस्ट कॉमन साइन ऑफ AIDP इज़ मसल वीकनेस। यदि AIDP टाइप का गुलेनबेरी सिंड्रोम होता है तो उसका मोस्ट कॉमन साइन होता है मसल वीकनेस, दैट स्टार्ट इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड स्प्रेड अपवर्ड। अपर पार्ट ऑफ बॉडी में वो धीरे धीरे स्प्रेड होता है। सेकेंड जो टाइप है वो है
मिलर फिशर सिंड्रोम, जिसको हम MFS कहते हैं, मिलर फिशर सिंड्रोम। ये भी GBS का एक टाइप है, इन विच पैरालिसिस स्टार्ट इन द आईज, यहाँ पर स्टार्ट होता है, आँखों से पैरालिसिस स्टार्ट होता है। MFS इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद अनस्टडी गैट, जो चाल होती है वो स्टडी नहीं होती, अनस्टडी हो जाती है पेशेंट की, तो ये है मिलर फिशर सिंड्रोम। देन थर्ड वन है एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी, A4 एमैन कहते हैं जिसको, एक्यूट मोटर A4 एक्यूट, M4 मोटर, A4 एक्सोनल एंड N4 न्यूरोपैथी, एंड एक्यूट मोटर सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी। तो ये होते हैं, कह सकते हैं हम इसको तीसरा या चौथा दोनों तरह के GBS। तो टाइप में हमने पढ़ा एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉली रेडिकुलोन्यूरोपैथी AIDP, मिलर फिशर सिंड्रोम MFS, एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी MAN एंड एक्यूट मोटर सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी MSAN। देन आते हैं कॉजेज। अब कारण क्या क्या होते हैं GBS होने के, ऑल्दो द कॉज इज अननोन कॉज होता है इसका। The underlying mechanism involves an autoimmune disorder in which the body's immune system mistakenly attacks the peripheral nerves and damage their myelin insulation। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि ऑटो इम्यून डिजीज की तरह काम करता है, इसमें कि व्यक्ति का इम्यून सिस्टम उसी के पेरिफेरल नर्व्स के अगेंस्ट में काम करता है और डैमेज कर देता है माइलिन इंसुलेशन को। समटाइम्स दिस इम्यून dysfunction is triggered by an infection और less commonly by vaccination। वैक्सीनेशन भी होती है कहीं कहीं, तो उससे और इन्फेक्शन जो होता है उससे ट्रिगर हो जाता है। कोई भी शरीर में वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसके बाद में इसके चांसेस बढ़ जाते हैं किसी किसी व्यक्ति में। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर्स, क्या क्या होते हैं इसके, किन केसेस में ज़्यादा रिस्क रहता है। गुलन-बेरी सिंड्रोम कैन अफेक्ट ऑल एज ग्रुप बट रिस्क इंक्रीजेस एज एजेस, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उस वक्त इसके होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इट ऑल्सो स्लाइटली मोर कॉमन इन मेल, मेल में इसके चांसेस होने के ज़्यादा होते हैं बजाय फीमेल के। गुलन-बेरी सिंड्रोम में बी ट्रिगर्ड बाय, तो क्या क्या रिस्क फैक्टर है इसके, मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन विद कैम्पाइलोबैक्टर, a type of bacteria often found in undercooked poultry। undercooked जो होती है पोल्ट्री उसमें बैक्टीरिया पाया जाता है कैम्पाइलोबैक्टर, तो इसकी वजह से हो सकता है। देन इन्फ्लुएंजा वायरस से इन्फेक्शन हुआ हो, साइटोमेगालो वायरस से इन्फेक्शन हुआ हो, एपेस्टीन बार वायरस से इन्फेक्शन हुआ है, जीका वायरस, हेपेटाइटिस A, B, C एंड E से इन्फेक्शन हुआ है। Then HIV वायरस that causes AIDS, माइकोप्लाज्मा, न्यूमोनिया, कोई सर्जरी हुई है उसके बाद, ट्रॉमा हुआ है उसके बाद, हॉकिंग्स लिम्फोमा, रेयरली इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन और चाइल्डहुड वैक्सीनेशन के बाद, कोविड-19 वायरस के इन्फेक्शन के बाद, तो इनमें इसका रिस्क होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो ये हो गए हमने रिस्क फैक्टर्स पढ़े, एक बार वापस से रिपीट करते हैं उनको हम। Most commonly infection with Campylobacter, a type of bacteria often found in undercooked poultry, influenza virus, cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, Zika virus, hepatitis A, B, C and E, HIV, the virus that causes AIDS, mycoplasma pneumonia, surgery, trauma, Hodgkin's lymphoma और इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन से और चाइल्डहुड वैक्सीनेशन से रेयरली एंड कोविड-19 वायरस से। द नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसकी साइन एंड सिम्टम्स। द फर्स्ट सिम्टम ऑन गुलन-बेरी सिंड्रोम आर नंबनेस, टिंगलिंग एंड पेन अलोन और इन कॉम्बिनेशन। मीन्स नंबनेस हो सकती है अकेले, टिंगलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, या फिर ये सब कंबाइन हो सकते हैं। ए पिन एंड निडल सेंसेशन इन फिंगर्स, टोज, एंकल्स और रिस्ट। ऐसा लगता है जैसे कि निडल चुभने की सेंसेशन, पिन की सेंसेशन कहाँ पे, फिंगर में, टोज में, एंकल में और रिस्ट में। दूसरा वीकनेस इन लेग दैट स्प्रेड टू द अपर बॉडी। पहले क्या होता है, लेग में वीकनेस फील होती है, फिर वो अपर बॉडी में धीरे धीरे फैलने लगती है।
देन अनस्टडी वॉकिंग और इनएबिलिटी टू वॉक और क्लाइंब स्टेयर्स, अनस्टडी वॉक हो जाती है, सही ढंग से चल नहीं पाता व्यक्ति, एंड स्टेयर्स पे भी चढ़ नहीं पाता। डिफ़िकल्टी विद फेशियल मूवमेंट इंक्लूडिंग स्पीकिंग, चूइंग और स्वेलोइंग, जो फेशियल मूवमेंट्स होती हैं जब हम बोलते हैं, चू करते हैं या स्वेलो करते हैं तो उसमें भी कठिनाई आती है। देन डबल विज़न और इनएबिलिटी टू मूव द आइज़, डबल विज़न हो जाता है और आई को मूव करने में इनएबिलिटी हो जाती है। सीवियर पेन दैट वी फील एक्की, शूटिंग और क्रैम्प लाइक एंड मे बी वर्स एट नाइट, सीवियर पेन होता है जो किस तरह का होता है, एक्की, शूटिंग, क्रैम्प्स जैसे आते हैं उस तरह से, और जो नाइट में और भी बदतर हालत हो जाती है। डिफ़िकल्टी विद ब्लैडर कंट्रोल और बाउल फंक्शन, जो बाउल फंक्शन है और ब्लैडर कंट्रोल है उसमें भी कठिनाई हो जाती है। रैपिड हार्ट रेट बढ़ जाती है। लो और हाई ब्लड प्रेशर, लो भी हो सकता है ब्लड प्रेशर और हाई भी हो सकता है। डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, क्योंकि ब्रीदिंग की जो मसल्स हैं वो भी प्रभावित होती हैं इसमें, इसलिए ब्रीदिंग में भी डिफ़िकल्टी आ जाती है। तो ये साइन एंड सिम्टम्स हैं इसके। Pin and needle sensation in the fingers, toes, ankles or wrist, weakness in leg that is spread to upper body, unsteady walking or inability to walk or climb stairs, difficulty with facial movements including speaking, chewing or swallowing, double vision or inability to move the eyes, severe pain that will feel achy, shooting or cramp like and may be worse at night, difficulty with bladder control or bowel function, rapid heart rate, low or high blood pressure and difficulty breathing। अगला हम जानेंगे गुलन-वेरी सिंड्रोम की कॉम्प्लिकेशन के बारे में। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होती हैं, तो कॉम्प्लिकेशन होती है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, क्योंकि ब्रीदिंग मसल्स अफेक्टेड होती हैं। द वीकनेस और पैरालिसिस कैन स्प्रेड टू द मसल दैट कंट्रोल ब्रीदिंग, इट पोटेंशियली फैटल कॉम्प्लिकेशन। दूसरा है रेजिडुअल नम्बनेस और अदर सेंसेशन, रेजिडुअल नम्बनेस रह जाती है और अदर सेंसेशन। मोस्ट पीपल विद गुलन-वेरी सिंड्रोम रिकवर कम्प्लीटली और हैव ओनली माइनर रेजिडुअल वीकनेस, नम्बनेस और ट्विंगलिंग। देन हार्ट एंड ब्लड प्रेशर, हार्ट एंड ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम होती है। ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन हो जाता है, इरेगुलर हार्ट रिदम, कार्डिक अरिथमिया हो सकते हैं, आर कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ गुलन-वेरी सिंड्रोम। Then pain, 1/3 of people with Guillain-Barré syndrome experience severe pain, nerve pain, which may be eased with medication, जो पेन मेडिकेशन से रिलीव हो जाते हैं। Then bowel and bladder function problems होती हैं, sluggish bowel function and urinary retention हो जाता है। 4 result from Guillain-Barré syndrome, bowel and bladder function में प्रॉब्लम आ जाती है। Then blood clots, people who are immobile ड्यू टू गुलन-वेरी सिंड्रोम की वजह से इमोबाइल हो जाते हैं, तो उस वजह से ब्लड क्लॉट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। रिस्क फॉर डेवलपिंग ब्लड क्लॉट बन सकते हैं उनमें। प्रेशर और भी इसी वजह से होता है क्योंकि पेशेंट इमोबाइल होता है। इमोबाइलिटी की वजह से क्या होता है, बेड सोर, प्रेशर सोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रिक्वेंट रीपोजिशनिंग मे हेल्प अवॉइड दिस प्रॉब्लम, यदि पेशेंट को फ्रिक्वेंट रीपोजिशन किया जाए, पोजीशन चेंज की जाए उसकी बार बार, तो ये प्रॉब्लम को अवॉइड किया जा सकता है। रिलैप्स मीन्स ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल विद गुलन-वेरी सिंड्रोम हैव ए रिलैप्स एक्सपीरियंसिंग मसल वीकनेस इवन ईयर्स आफ्टर द सिम्टम्स एंडेड, जब सिम्टम एंड हो जाते हैं, सही हो जाता है, उसके बाद भी वो रिलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं किसी किसी पेशेंट में। तो ये हो गई कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या है कॉम्प्लिकेशन, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, रेजिडुअल नम्बनेस और अदर सेंसेशन, हार्ट एंड ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, पेन, बाउल एंड ब्लैडर फंक्शन प्रॉब्लम, ब्लड क्लॉट, प्रेशर सोर, रिलैप्स। देन आता है डायग्नोसिस। अब हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे इसका, तो लंबर पंक्चर या स्पाइनल टैप किया जाता है इसके लिए। स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज विथड्रॉन फ्रॉम द स्पाइनल कैनाल इन लोअर बैक, जो स्पाइनल कैनाल है वहाँ से CSF निकाला जाता है लंबर पंक्चर के थ्रू। द फ्लूइड इज टेस्टेड फॉर ए टाइप ऑफ चेंज दैट कॉमनली अकर इन पीपल हु हैव गुलन-वेरी सिंड्रोम, तो गुलन-वेरी सिंड्रोम में जो चेंजेस होंगे वो उसमें देखे जाते हैं। देन इलेक्ट्रोमायोग्राफी की जाती है,
इसमें क्या होता है, थिन निडल इलेक्ट्रोड आर इंसर्टेड इनटू द मसल, मसल्स में थिन निडल के जो इलेक्ट्रोड हैं वो इंसर्ट किए जाते हैं। द इलेक्ट्रोड मेजर्स नर्व एक्टिविटी इन द मसल, और ये इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, जो मसल में नर्व एक्टिविटी है उसको ये नापते हैं कि वो सही हो रही है या नहीं। देन नर्व कंडक्शन स्टडीज़ की जाती हैं, जिसमें कि क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स आर टैप टू द स्किन अबव नर्व, स्मॉल शॉक इज पास थ्रू द नर्व टू मेजर द स्पीड ऑफ नर्व सिग्नल नर्व सिग्नल की स्पीड चेक करने के लिए शॉक पास किया जाता है नर्व के थ्रू, और फिर वो चेक किया जाता है कि प्रॉपर नर्व सिग्नल आ रहे हैं या नहीं, या स्पीड उनकी किस तरह की है। तो ये होता है नर्व कंडक्शन स्टडीज़। तो इस तरह से डायग्नोसिस में हमने पढ़ा स्पाइनल टैप, इलेक्ट्रोमायोग्राफी एंड नर्व कंडक्शन। देन आता है ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में इसमें क्या आता है, मोस्ट पीपल रिकवर फुली फ्रॉम इवन द मोस्ट सीवियर केसेस ऑफ गुलेनबेरी सिंड्रोम। इसके ज़्यादातर जो मरीज होते हैं वो फुली रिकवर हो जाते हैं, लेकिन किन्हीं किन्हीं कंडीशन में ये सीरियस हो जाता है। गुलेनबेरी सिंड्रोम इज़ ए सीरियस कंडीशन है ये दैट रिक्वायर्ड इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन। इसमें तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज इट कैन वर्सन रैपिडली, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बेकार कंडीशन में पहुंच जाता है। द सूनर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इज स्टार्टेड द बेटर द चांसेस ऑफ गुड आउटकम। जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है उतना ही प्रोग्नोसिस बेहतर रहता है, उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो ट्रीटमेंट में पहला है प्लाज्मा फेरेसिस और प्लाज्मा एक्सचेंज। अब ये क्या होता है, प्लाज्मा फेरेसिस क्या है, द लिक्विड पोर्शन ऑफ पार्ट ऑफ ब्लड। प्लाज्मा, जो प्लाज्मा है लिक्विड पोर्शन है ये ब्लड का, रिमूव एंड सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड सेल्स, इसको रिमूव कर दिया जाता है। द ब्लड सेल्स आर देन पुट बैक इनटू बॉडी, ब्लड सेल्स को वापस से बॉडी में डाला जाता है, विच मैन्युफैक्चर्स मोर प्लाज्मा टू मेकअप फॉर वॉट वाज रिमूव, और उससे फिर क्या है और प्लाज्मा बनती है जो कि रिमूव की गई है उससे ज़्यादा। तो ये हो गया प्लाज्मा फेरेसिस। देन इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी। इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन कंटेनिंग हेल्दी एंटीबॉडीज़ होते हैं, क्योंकि जो पेशेंट के एंटीबॉडीज़ हैं वो अगेंस्ट उसकी ही पेरिफेरल नर्व्स के अगेंस्ट में काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हेल्दी एंटीबॉडीज़ को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, जो कि क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन फ्रॉम ब्लड डोनर इज गिवन थ्रू ए वेन, इंट्रावीनसली दिया जाता है। हाई डोज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन कैन ब्लॉक द डैमेजिंग एंटीबॉडीज दैट में कंट्रीब्यूट टू गुलेनबेरी सिंड्रोम। जो ये इम्यूनोग्लोबुलिन हम दे रहे हैं ये क्या करते हैं, जो डैमेजिंग एंटीबॉडीज़ हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, जो कि गुलेनबेरी सिंड्रोम कॉज करते हैं, उन एंटीबॉडीज़ को ब्लॉक कर देते हैं। तो प्लाज्मा फेरेसिस एंड इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन IVIG जो है आर द टू मेन इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट फॉर GBS। प्लाज्मा फेरेसिस एंड इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन, ये टू इम्पॉर्टेंट इम्यूनोथेरेपी है। देन इसमें रेस्पिरेटरी फेलियर एज ए कॉम्प्लिकेशन होता है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, मे बी रिक्वायर इंट्यूबेशन ऑफ द ट्रेकिया का इंट्यूबेशन किया जाता है, ब्रीदिंग सपोर्ट दिया जाता है, किसके द्वारा, मैकेनिकल वेंटिलेशन के द्वारा, जनरली और इन इंटेंसिव केयर यूनिट ICU में। तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम के लिए ट्रेकिया का इंट्यूबेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन। देन आता है पेन के लिए पेन की मेडिसिन दी जाती हैं गुलेनबेरी सिंड्रोम में, क्योंकि ये कॉमन होता है। स्टडीज़ कंपेयरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ पेन मेडिकेशन आर इनसफिशिएंट टू मेक ए रिहेबिलिटेशन और मेक ए पेन रिलीफ, अलग अलग पेन की वो दी जाती हैं। देन आता है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन में क्या किया जाता है, फॉलोइंग द एक्यूट फेज अराउंड 40% ऑफ पीपल रिक्वायर इंटेंसिव रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। 40% लोगों को हेल्प ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है इसके लिए, जो कि इम्प्रूविंग एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग ADL जो है उनको इम्प्रूव करते हैं, इन पर फोकस करने पे काम देती है। टीम में इंक्लूड क्या क्या टीम में होते हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं एंड अदर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल एंड नर्सेज होते हैं। द टीम
यूजुअली वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ ए न्यूरोलॉजिस्ट और रिहेबिलिटेशन फिजिशियन के अंडर में ये टीम काम करती है और किस ओर डायरेक्ट होती है ये ट्रीटमेंट गोल की तरफ। तो एक टीम होती है जिसमें होते हैं फिजिकल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, साइकोलॉजिस्ट एंड अदर एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल एंड नर्सेज, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट या रिहेबिलिटेशन फिजिशियन के सुपरविजन में काम करते हैं। देन आता है आउटलुक। इन मोस्ट केसेस द नर्व डैमेज फ्रॉम GBS वर्सन क्विकली फॉर 2 to 3 वीक। जो पहले 2 या 3 वीक हैं उसमें स्थिति गंभीर होती है और स्टॉप वर्सनिंग और 4 वीक के बाद में ये गंभीर होना बंद हो जाती है। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। देन आते हैं गुलनबेरी सिंड्रोम की डायग्नोसिस। तो इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस में बनता है इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, एक्यूट पेन, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन, एंजाइटी, रिस्क फॉर अल्टर्ड पेरेंटिंग। देन आता है नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन में पहला है मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस देखेंगे थ्रू वाइटल कैपेसिटी मेजरमेंट, रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे, ब्रेथ साउंड चेक करेंगे। देन मॉनिटर लेवल ऑफ मसल वीकनेसेस, it ascend toward respiratory muscles, watch for breathlessness while talking which is a sign of respiratory fatigue। इसमें हम मॉनिटर करेंगे मसल वीकनेस को और उसमें देखेंगे कि जब वो पेशेंट बातचीत कर रहा है तो उसको ब्रेथलेसनेस तो नहीं हो रही है, इसका मतलब होगा कि उसको रेस्पिरेटरी फटिग हो रही है। मॉनिटर द पेशेंट फॉर साइन ऑफ इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर तो नहीं हो रहा है उसके बारे में देखेंगे। मॉनिटर गैग रिफ्लेक्स एंड स्वॉलोइंग एबिलिटी, क्योंकि ये जो मसल्स हैं वो भी प्रभावित होती हैं, तो गैग रिफ्लेक्स को और स्वॉलोइंग एबिलिटी को देखेंगे। पोजीशन पेशेंट विद द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड टू प्रोवाइड फॉर ए मैक्सिमम चेस्ट एक्सपर्सन, जिससे कि वो प्रॉपरली ब्रीदिंग कर सके, इसलिए हेड। अवॉइड गिविंग ओपियोइड्स एंड सेडेटिव दैट में डिप्रेस रेस्पिरेशन, ओपियोइड जो हैं और सेडेटिव को अवॉइड किया जाएगा क्योंकि ये डिप्रेशन को करते हैं, किसको, रेस्पिरेशन को। पोजीशन पेशेंट करेक्टली एंड प्रोवाइड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराएंगे, पोजीशन देंगे प्रॉपरली। प्रोवाइड गुड बॉडी अलाइनमेंट होना चाहिए पेशेंट का, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज एंड चेंज ऑफ पोजीशन टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन सच एज कॉन्ट्रैक्चर, प्रेशर सोर एंड डिपेंडेंट एडिमा। इन कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए कॉन्ट्रैक्चर को, प्रेशर सोर को एंड डिपेंडेंट एडिमा को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे पोजीशन फ्रिक्वेंटली। एंश्योर एडिक्वेट न्यूट्रिशन होना चाहिए विदाउट रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, एस्पिरेशन नहीं हो इस तरह से। एनकरेज फिजिकल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्सरसाइजेज टू हेल्प द पेशेंट रिगेन स्ट्रेंथ ड्यूरिंग रिहेबिलिटेशन फेज, फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्सरसाइजेज को एनकरेज करेंगे जिससे कि पेशेंट अपनी स्ट्रेंथ को वापस से रिगेन करे। एंड प्रोवाइड असिस्टिव डिवाइसेस एज नीडेड, कैन, व्हील चेयर टू मैक्सिमाइज इंडिपेंडेंस एंड एक्टिविटी। असिस्टिव डिवाइस उसको प्रोवाइड करेंगे जिससे कि वो अपनी इंडिविजुअल एक्टिविटी कर पाए। इफ वर्बल कम्युनिकेशन इज पॉसिबल, डिस्कस द पेशेंट टीयर्स एंड कंसर्न, उसके बारे में उससे जानेंगे, उससे पूछेंगे। टीच पेशेंट अबाउट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और यूज़ ऑफ इंसेंटिव स्पायरोमीटर टू रीएस्टैब्लिश नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न, उसको बताएंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में और इंसेंटिव स्पायरोमीटर के बारे में जिससे कि वो अपना नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न रीएस्टैब्लिश कर सके। इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू बियर गुड सपोर्टिव and protective shoes while out of bed to prevent injury due to weaknesses and paresthesias, उसको कहेंगे कि वो गुड सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव शूज़ पहने जिससे कि इंजरी अवॉइड हो। इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू चेक फीट रूटीनली फॉर इंजरी बिकॉज ट्रॉमा में गो अननोटिस ड्यू टू सेंसरी चेंज, सेंसरी चेंजेस की वजह से ट्रॉमा को वो सही ढंग से नोटिस नहीं कर पाता, तो उसके फीट को रूटीनली चेक करेंगे कि कोई इंजरी तो नहीं हुई है। Urge the patient to maintain normal weight because additional weight will further stress monitor function. Then उसके weight को मेज़र करेंगे और उसका weight नॉर्मल रखने के लिए मेंटेन करेंगे उसको। Encourage scheduled rest period to avoid fatigue. Scheduled rest period हो वर्किंग के साथ जिससे कि फटीग अवॉइड कर सकें।
तो आज का हमारा टॉपिक था गुलेनबेरी सिंड्रोम और GBS। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।